नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ ही हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पीएच स्केल। जी हाँ दोस्तों, अम्ल और क्षार के अंदर ही एक टॉपिक आता है। अम्लों और क्षारों के बारे में मैं आपको पहले ही काफी विस्तार से डिटेल से बता चुका हूँ क्या अम्ल होते हैं और क्या क्षारक होते हैं, लेकिन पीएच स्केल के बारे में अब बातें करेंगे। नाम तो आपने इसका सुना ही होगा, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में और जो भी बढ़िया बढ़िया बातें हैं, इंटरेस्टिंग बातें हैं, उन सब के बारे में, उन सब फैक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, जब हम इस टॉपिक को ऑफलाइन पढ़ाते हैं तब ज्यादातर बच्चों को एक ही बार में ये चीजें आराम से याद हो जाती है। इसका मतलब बहुत ही आसान सा टॉपिक है, फिर भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है, डीप से पढ़ने की आवश्यकता है। उनको मैं और ज्यादा आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं पीएच स्केल के बारे में। क्या होता है पीएच स्केल और इसके क्या उपयोग होते हैं, पीएच स्केल बनाते कैसे हैं। पीएच स्केल की सहायता से हम दूसरी चीजों के पीएच मान कैसे ज्ञात करते हैं, इसके अलावा हमारे दैनिक जीवन में पीएच के क्या उपयोग हैं, इन सब के बारे में एक एक करके टॉपिक विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। इसके बारे में कुछ किताबी बातें हैं, पहले उनकी बातें कर लेते हैं, उसके बाद में अपनी तरफ से मैं आपको बढ़िया बढ़िया फैक्ट भी बताने वाला हूँ। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में जो वीडियो अपलोड हुए हैं उनमें मैंने आपको बताया है कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि अम्ल को जब पानी में डालते हैं तो वो H+ आयन मुक्त करते हैं, ये खास बात है। दूसरी बात, क्षार जो होते हैं वो जल में जब घोलेंगे तो OH- आयन मुक्त करते हैं। उन्हीं के आधार पर हम पीएच स्केल को परिभाषित करेंगे और जानेंगे कि कौन सी चीजें, इसकी सहायता से जानेंगे कि कौन सी चीजें अम्ल होती हैं और कौन सी चीजें क्षार होती हैं, कौन सी चीजें ज्यादा अम्लीय प्रकृति की होती हैं और कम अम्लीय प्रकृति की होती हैं, कौन सी चीजें ज्यादा क्षारीय होती हैं, कौन सी चीजें कम क्षारीय होती हैं। तो देखिए दोस्तों, पीएच स्केल यह एक ऐसा पैमाना होता है जिसकी सहायता से हम कोई भी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता का मापन करते हैं, उसको ज्ञात करते हैं, उसके क्षारकता, वो चीजें क्षार होगी या अम्ल होगी, इसका पता हम पीएच स्केल से लगा सकते हैं। बहुत ही आसान सी परिभाषा है, कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। अब एक चीज और कि पीएच का अर्थ क्या होता है। पीएच का अर्थ अगर कोई जानना चाहे तो हम बोल सकते हैं पीएच दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। तो एक बात शुरुआत में हम ये देखते हैं कि पीएच दो अक्षरों से मिला हुआ जो शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ ये होता है कि पी का अर्थ, क्योंकि जर्मन भाषा में इसका सबसे पहले अनुवाद हुआ था, या फिर जर्मन भाषा में इसकी उत्पत्ति मान सकते हैं आप, जहां पर पी का जो अर्थ होता है वो लिया गया पोटांस से। अब ये पोटांस क्या होता है, इसको हम अंग्रेजी में रूपांतरण करें, जर्मन भाषा के शब्द को हम क्या करें, अंग्रेजी में रूपांतरण करें तो आपको पता चलेगा इसका मतलब होता है पावर। ठीक है, और पावर का मतलब आपको सबको पता है शक्ति होता है, हिंदी में पता है ना, इतना तो पता ही होगा। अब जर्मन भाषा का जो ये शब्द है पोटांस, मतलब शक्ति, किसकी शक्ति, किसकी पावर, तो वो यहां से देखो H का मतलब हो गया कि जल में या फिर किसी भी विलयन में H+ आयन की सांद्रता। क्या मतलब हो गया इसका, H+ आयन की सांद्रता। ठीक है, अब इसका पूरा मतलब निकालते हैं। पीएच का अर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि किसी भी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता को बताने वाला एक स्केल है जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। आगे बात समझ में, दूसरे शब्दों में भी ये परिभाषा लिख सकते हो। हर चीज को लिख करके नहीं बताया जा सकता, अभी अभी मैंने परिभाषा बोली है, उसको आप पीछे 2-3 बार करके देख लो और उसी को नोट भी कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं कि सर पीएच स्केल शुरुआत की जब बात करें तो ये पीएच स्केल अस्तित्व में आई कैसे, शुरुआत में इसका उपयोग कहां पे हुआ था, सबसे पहले किस तरीके से इसको बनाया गया था। तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछले कुछ वीडियो में मैंने जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर, तब मैंने आपको बताया था कि
सूचक कुछ पदार्थ होते हैं जिसको हम इंडिकेटर बोलते हैं। उन इंडिकेटर की सहायता से हम पता करते हैं कि कोई चीज अम्ल है या क्षार। लेकिन वो इंडिकेटर सभी के बारे में ठीक ठीक नहीं बता पाते, अपने को क्षमता नहीं बता पाते। देखो दो चीजें हैं, एक तो है सूचक, ठीक है, यहाँ पर मैं आप कुछ चीजें अंतर करना सिखा रहा हूँ। एक चीज है सूचक, ये भी क्या बताएगा, ये भी बताएगा कोई चीज अम्ल है या क्षार है। और दूसरी चीज है पीएच स्केल। पीएच स्केल भी बताएगा कि कोई चीज अम्ल है या क्षार, लेकिन सूचक फिक्स नहीं बताता कि कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय जाता है, ये नहीं बताएगा। उसकी शक्ति जो है, क्षमता जो है अम्लीयता की, वो नहीं बताएगा, और क्षारीयता की जो क्षमता वो नहीं बताएगा। लेकिन पीएच स्केल जो है वो क्षमता का सही सही मान अपने को बता देता है कि कितना ज्यादा अम्लीय होगा कोई चीज और कितना ज्यादा क्षारीय होगी कोई चीज, ठीक है। ये दोनों में अंतर होता है। तो इस सूचक से ही बनता है पीएच स्केल। क्या बनता है? पीएच स्केल। कैसे बनता है? देखो, बहुत सारे सूचक जो होते हैं उनको मिला करके, एक साथ में ला करके, उनको एक विशेष प्रकार की विधि द्वारा सार्वत्रिक सूचक में बदल दिया जाता है, ठीक है। देखो, पीएच स्केल का जो निर्माण है वो आपको, ये विशेष तथ्य है, नोट लगा के लिख लेना चाहिए से इसको। पीएच स्केल का निर्माण प्राकृतिक सूचक जो होते हैं या फिर विभिन्न सूचक, इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के जो भी सूचक हैं, कौन से, जैसे कि लिटमस हो गया, जैसे कि हल्दी हो गया, जैसे कि गुड़हल हो गया, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के सूचक द्वारा तैयार किया जाता है या फिर द्वारा बनाया जाता है। पीएच स्केल का निर्माण विभिन्न प्रकार के सूचक द्वारा किया जाता है। अच्छी बात है, नोट कर लेना इसको। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि पीएच स्केल को बनाया कैसे गया। अब दूसरी बात, इसका उपयोग हम कैसे करेंगे। बहुत ही काम की चीजें बता रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगी, ध्यान से देख लेना इस चीज को, कहीं नहीं मिलेगा ये चीजें आपको। ध्यान से देखो कि पीएच स्केल जो है इसका उपयोग कैसे करते हैं। आप एक बार ये चित्र देखो, डायग्राम देखो, ये कहीं से मैं लेके आया हूँ। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा एक कागज के जैसी एक पतली पट्टिका है। इसको जैसे ही आप क्या करोगे, किसी विलयन में डालोगे तो ये अपना रंग प्रदर्शित करेगी, रंग चेंज करेगी, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर आपके साथ में, इस पट्टिका के साथ में आपको दिख रहा होगा अलग अलग रंग साथ में दिए होते हैं अपने को। हम क्या करते हैं, एक पट्टिका इसमें से फाड़ते हैं, ज्यादा महंगी नहीं आती है, सस्ती आती है, अमेजोन फ्लिपकार्ट से आप मंगा सकते हो। एक पट्टी फाड़ते हैं। अब जिसका भी टेस्ट करना है, चाहे आपको अपना सलाइवा मतलब लार जो होती है उसका टेस्ट करना है, चाहे अपना खून निकाल के उसका टेस्ट कर लो कि कितना पीएच है, लगभग पीएच आपको यहाँ से पता चल जाएगा। इन रंगों के हिसाब से हम पता करेंगे। वास्तव में पीएच स्केल जो होती है या फिर जो पट्टिका होती है उसका वास्तविक रंग जो होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है, मतलब हल्का पीले रंग का आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। अब इसको जैसे जैसे हम नींबू के अंदर डालेंगे तो ज्यादा लाल रंग प्रदर्शित करेगा लगभग, और इसके अलावा जैसे कोई क्षार है एनिवस उसके अंदर डालेंगे तो लगभग नीले रंग का ये हो जाएगा जैसे ही उसके अंदर डालेंगे। तो रक्त की बात करेंगे तो रक्त में ज्यादा नीला भी नहीं होगा और ज्यादा लाल भी नहीं होगा, लगभग 7.4 के आसपास इसका पीएच होता है अपने रक्त का, उस हिसाब से रंग प्रदर्शित करेगा। आगे होगी मेरे हिसाब से बात आपको समझ में। इतने समझदार तो आप हो ही, विश्वास है मुझे आपके ऊपर, बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं मैं आपके ऊपर। इस विश्वास पे आपको खरा उतरना है, ठीक है। चलो आगे कुछ बढ़िया और बातें हैं, विशेष बातें हैं, काम की बातें हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो, पीएच स्केल एक तरीके से मैं यहाँ पर डायग्राम बना सकता हूँ थोड़ा सा। पीएच स्केल यहाँ पर ऐसे मान सकते हैं कि एक टाइप की एक स्केल होती है, ठीक है, इस तरीके से। ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया। इस तरीके से एक स्केल होती है जिसके ऊपर यहाँ शुरुआत में तो लिखा होता है 0, यहाँ पर लिखा हुआ होता है 7 और लास्ट में लिखा हुआ है 14 मतलब 14, ठीक है। अब जिसका भी पीएच मान, कोई पदार्थ हमने लिया, उसको डुबो के उसके सार्वत्रिक सूचक को, यूनिवर्सल इंडिकेटर को इसके अंदर डुबो के देखा, तब उसका रंग देखा, हमने रंग देखा और मैच किया कि वो 7 के लगभग आ रहा है या फिर 7 ही आ रहा है। 7 आ रहा है, इसका मतलब हमने जो पानी या फिर विलयन लिया है उसके अंदर वो उदासीन प्रकृति दिखाएगा। 7 का मतलब क्या होता है, उदासीन होता है। इसको मैं थोड़ा और डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि यदि पीएच मान
7 है तो विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। कैसा होगा, विलयन उदासीन होगा। और यदि pH का मान 7 से कम होगा, pH का मान यदि 7 से क्या होगा, कम होगा, ठीक है, pH का मान 7 से कम होगा तो वह अम्लीय होगा। विलयन क्या होगा, अम्लीय। अम्लीय मतलब खट्टा खट्टा होगा, ठीक है। और अगर pH का मान यदि क्या हो, pH का मान यदि बड़ा होगा 7 से तो विलयन कैसा होगा, क्षारकीय होगा या फिर क्षारीय होगा, ठीक है। आ गई होगी बात आपको समझ में, कितनी आसान सी बात है, बहुत अच्छी बात है, छोटी सी बात है, कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको पता चल गया कि pH स्केल क्या होती है और इससे चीजों का pH मान कैसे ज्ञात करते हैं। अब एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको कि pH का सूत्र, इसके बारे में मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, इसको मैंने बचा के रखा है आपके लिए। क्या होता है pH का सूत्र, साफ साफ दिख रहा होगा आपको, ये सूत्र होता है pH का माइनस लॉग, इसको पढ़ते कैसे हैं, पढ़ के सुना रहा हूं, आप ध्यान से देखना इसको, माइनस लॉग आधार 10, आधार में क्या है 10 या फिर 10, माइनस लॉग 10 कोष्टक में या फिर ब्रैकेट में H प्लस आयन की सांद्रता या फिर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की, ठीक है, ऐसे है। अब आप बोलोगे सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि ये सूत्र आता क्या है काम के, अपने कुछ काम भी आता है या फिर ऐसे सूत्र लिखवा दिया। बिल्कुल साहब काम आता है, और किस तरीके से काम आता है वो भी आप देखो। लेकिन उससे पहले एक बार pH स्केल देखो, अगर मैं बोलूं कि 7 से कम वैल्यू होगी pH की तो उधर H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा होगी, और यदि 7 से अधिक की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर OH माइनस की सांद्रता ज्यादा बढ़ेगी पानी के अंदर। देखो क्या होता है, आपके पास में कोई एक विलयन होता है, ठीक है, उस विलयन के अंदर आपने जैसे कि नींबू का रस घोला या फिर HCl अम्ल घोला, वो HCl अम्ल आपको पता है क्या होगा, अब H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, ठीक है, इस विलयन के अंदर क्या हो जाएंगे, H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, ठीक है। अब H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है, ज्यादा है तो pH मान कम होगा। यहाँ पर आप नोट लगा के लिख सकते हो, नोट लगा के क्या लिख सकते हो कि pH का मान बढ़ने पर, एक नोट लगाकर मैं आपको बात लिखवा रहा हूं यार, यहाँ पे pH का मान बढ़ने पर, क्या बढ़ने पर, pH का मान बढ़ने पर विलयन में H प्लस आयन की, किसकी, विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रता मतलब मात्रा बोल सकते हो आप, H प्लस आयन की सांद्रता कम हो जाती है। कई बार बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऐसा कैसे होगा, ये कोई बात हुई आपकी, ऐसा कोई होता है, ये तो जज्बात बदल दिए अचानक से, हालात बदल दिए, ये कोई होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखो समझो इस चीज को, अगर अम्लीय होगा तो उसका pH मान कम होगा, क्योंकि 7 से कम क्या होता है, अम्लीय होते हैं, क्या होते हैं, अम्लीय चीजें होती हैं वो, ठीक है। और 7 से ज्यादा अगर होगा तो वो क्षारीय होते हैं, ये बात भी मुझे पता है सर। अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और अम्लीय विलयन के अंदर H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा होती है, ये भी आपको पता है। मतलब pH का मान कम होने पर H प्लस आयन बढ़ेंगे, और pH का मान बढ़ने पर H प्लस तो हो जाएगी कम, जबकि OH माइनस बढ़ने लगेंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मेरी भावना को आप समझिए और इनको ग्रहण कीजिए, स्क्रीनशॉट आप इसका लीजिए, फिर आपको मैं और भी बहुत ही शानदार और बढ़िया बढ़िया बातें बताने वाला हूँ। अब दोस्तों एक ये डायग्राम देखिए, आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर कई सारी चीज़ों के pH मान दिखाए गए हैं, pH स्केल का डायग्राम दिखाया गया है, और कुछ चीज़ों के pH मान भी यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। ध्यान से इनको देख लीजिए और अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले करके इनको अपने नोटबुक में अलग से नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ों के pH मान भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा कि कई सारे चीज़ों का
पीएच मान कितना होता है। जैसे कि हमारे पेट के अंदर जो जठर रस होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, उसके अंदर HCl अम्ल होता है और उसका पीएच मान 1.2 होता है। और इसके अलावा नींबू का रस होता है, उसका पीएच मान आप 2.2 यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा हमारा जो रक्त होता है, खून होता है, उसका पीएच मान 7.4 के करीब होता है। और इसके अलावा आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देख सकते हो, जिसका पीएच मान 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मान पीएच मान 14 तक होता है। इतने अलग अलग पीएच मान के पदार्थ हमारे पास में होते हैं, जिनका पीएच मान हम पीएच स्केल की सहायता से आराम से माप सकते हैं। अब मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था तब मैंने आपको क्या बताया था कि हम पीएच के बारे में पढ़ेंगे, पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होती है, पीएच स्केल की सहायता से हम पीएच कैसे मापते हैं और हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। तो पीएच के महत्व और उपयोग के बारे में अभी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठ जाइए। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे यहाँ पर उपयोग यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन सब के बारे में एक एक करके विस्तार से बताऊंगा। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे, दैनिक जीवन में जंतुओं एवं पौधों में भी पीएच के प्रति संवेदनशीलता पाई जाती है। कैसे सर, ये समझ में नहीं आई बात। संवेदनशीलता क्या, सेंसिटिविटी, अब तो समझे होंगे। देखो, हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं और खुद हम, तो इन सब का जो शरीर है वो निश्चित पीएच परास के अंदर ही काम करता है। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा शरीर है, उसका रक्त है, रक्त का पीएच मान 7.4 है, लगभग 7.4 और 7.8, 7 से 7.8 तक हम मान सकते हैं। देखो, जैसे ये जंतु है, कोई जैसे मनुष्य की बात कर रहे हैं हम शुरू में, मानव के अंदर क्या होगा, जो पीएच मान है हमारे शरीर का, बॉडी है, वो 7 से लेकर के 7.8 पीएच परास तक काम करता है। एक्सेप्ट मतलब अपवाद के स्वरूप में हमारा पेट है, वहां पर तो पीएच मान खतरनाक तरीके से कम पाया जाता है, अर्थात एसिडिक पाया जाता है। वो एसिड जो हमारी त्वचा पर पड़ते ही त्वचा को जला देता है, वो हम पेट में लेके घूमते हैं। वाह, क्या बात बताई सर आपने। मानव का शरीर कितने के बीच में, 7 से लेकर के 7.8 के बीच में काम करता है। अगर इससे ज्यादा हो जाए पीएच और इससे कम हो जाए पीएच, तो जीव जंतुओं का शरीर है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। जैसे कि जल में रहने वाले जंतु हैं, वो जल का एक निश्चित पीएच है, उसके बीच में काम करेंगे। मान लो अम्लीय वर्षा हो गई और जल का पीएच मान कम हो गया, अम्लीय हो गया, तो जो उसके अंदर रहने वाले जीव है वो भी उस पीएच के प्रति संवेदनशील रहेंगे, अर्थात पीएच का मान चेंज होने पर बेचारे जीवन जो उनका है वो खतरे में आ जाएगा। ठीक समझ गए होंगे आप बात। जैसे कि मनुष्य का पीएच मान ऊपर नीचे कर देंगे तो इनका जीवन खतरे में आ जाएगा, और बाकी वाले जीव जंतु हैं उनका भी पीएच मान ऊपर नीचे हो गया, कम ज्यादा हो गया, तो जीवन खतरे में आ जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। पहला पॉइंट पीएच के बारे में। दूसरा पॉइंट है अपना अम्लीय वर्षा। सर ये अम्लीय वर्षा होती क्या, बहुत बार नाम सुना है हमने, तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से बताओ। देखो बच्चों, आपके पर्यावरण में मानव द्वारा कई सारी गैसें उत्सर्जित की जाती है, मशीनों द्वारा या फिर किसी और जलाने ईंधन आदि के रूप में। जैसे कि आप बोल सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ईंधन के जलने से खूब सारी मात्रा में उत्सर्जित होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी कई सारी गैसें हैं जो हम वायुमंडल में उत्सर्जित करते हैं। ये जो गैसें होती हैं इनको मैं आपको बताना चाहूंगा, तो इनके बारे में देखो क्या होती है। जब ये CO2 गैस ऊपर उठती है, ऊपर आपको पता है जब बादल बनते हैं तो पानी जो होता है वो वाष्प के रूप में होता है, वो जलवाष्प इनके साथ में मिल जाती है। कौन? वाटर, जिसको हम पानी बोल रहे हैं, और मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या बना देती है, HCO3, जिसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। इसके अलावा NO2 गैस जो है वो क्या बनाएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस क्या बनाएगी, HNO3 अम्ल का निर्माण कर देती है। इस प्रकार से वायुमंडल में पहले जलवाष्प था, मतलब पानी था, और ये गैसें थी। अब वो मिल करके क्या बन गई हैं, अब वो मिल करके अम्लों का निर्माण उन्होंने कर लिया है, और ये अम्ल अब वर्षा के जल के रूप में ऊपर है, मतलब उस पानी में मिले हुए हैं। और जब वो वर्षा पृथ्वी पर गिरेगी, रिमझिम बारिश होगी ना, तो उस रिमझिम वाली बारिश में अम्ल बरसेगा। और लोग कहते हैं कि पहली बारिश हुई है, मन मचल रहा है, मुझे भीग जाने दो। ये बातें गलत हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, पहली बारिश में अम्ल की मात्रा ज्यादा रहेगी, और गलती मत करना पहली बारिश में भीगने की। अम्लीय होता है त्वचा पर रोग उत्पन्न हो जाएंगे आपकी। समझ में आई बात?
ठीक है, इसीलिए कुछ समझदार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, पहली बारिश का पानी कभी भी स्टोर नहीं करते, संचित नहीं करते, एकत्रित नहीं करते, भंडारित नहीं करते। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा, जब अम्लीय वर्षा किसकी वजह से होगी, वायुमंडलीय गैस से जब जल के साथ में मिलती है तो अम्लों का निर्माण करती है। जब यही अम्ल वर्षा के पानी के साथ में भूमि पर गिरता है तो इस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी, पहली बार में ही बच्चों के समझ में आ जाती है ये बात। अब बात करते हैं मृदा का पीएच। सर ये मृदा का पीएच मान क्या ऊपर नीचे होता है, कम ज्यादा होता है? बिल्कुल होता है साहब। जैसे कि मिट्टी है, उसके अंदर कई बार कुछ ऐसे पौधे उग जाते हैं जिनके अंदर अम्लों की मात्रा होती है, या फिर कुछ मानवीय क्रियाकलाप भी होते हैं जिनकी वजह से मृदा का पीएच मान कम हो जाता है, अर्थात मिट्टी अम्लीय हो जाती है। अब उस अम्लीय मिट्टी में उपज जो है वो प्रभावित होगी, अच्छी उपज नहीं होगी। तो ये उपज प्रभावित हुई किसकी वजह से? आपने बोला अम्ल की वजह से, या फिर मृदा का पीएच मान चेंज होने से उपज भी प्रभावित हुई है। अब इसको मेंटेन करने के लिए लोग शिकायत करते हैं कि हमारे खेत में अब फसल अच्छी नहीं हो रही, क्या पता नहीं किसी ने जादू टोना कर दिया हमारे ऊपर, खेत में फसल अच्छी नहीं हो रही है, कमाई भी ठीक नहीं हो रही है, किसी ने पक्का जादू टोना किया। जादू टोना नहीं बाबू, वो क्या है, अम्लीय या फिर यूं बोले मिट्टी का जो पीएच मान है वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से फसल या फिर उपज है वो प्रभावित हो गई। अब करते क्या है, थोड़ा सा मिट्टी लेके जाते हैं हम लैब के अंदर या फिर कृषि जो विभाग होते हैं वहां पर, और मिट्टी की जांच करवाते हैं। वो मिट्टी की जांच कैसे करते हैं, मिट्टी को पानी में घोलते हैं, और जो मैंने आपको बताया था सार्वत्रिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है उसका उपयोग करके पीएच मान देखते हैं। ओहो पीएच मान कम हो गया, मतलब अम्लीय हो गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बोले ये चीज है ले जाओ। देखो इसके बारे में भी उपचार बता देता हूँ आपको यहाँ पे। अगर मिट्टी मान लो अम्लीय हो गई है, ठीक है, क्या हो गई, अम्लीय हो गई किसी भी कारण से, उपज ठीक से हो नहीं रही है, तो आप कुछ दुर्बल क्षारों का प्रयोग करेंगे। दुर्बल क्षार मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं। एक तो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। दूसरा होता है NaHCO3, इसका नाम आपने सुना होगा, और इसके बारे में खूब सारी चर्चा भी हम करने वाले हैं, आपको पता हो तो। ठीक है, ये होता है बेकिंग सोडा, अपना सारी होता है। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नाम याद रख लेना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये अपना क्या है आपको बता दूं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसको आप खाने का सोडा भी बोलते हो। आ गई होगी बात समझ में? इतनी अच्छी अच्छी बातें आज आपको पता चल रही है सर, हम तो धन्य हो गए, मजा आ गया सर। और बताओ ऐसी कुछ मजेदार बातें। मजेदार बातें बताने से पहले आप ये काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो दोनों चीजों का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 बातें कर ली। 3 बातें कौन कौन सी कर ली? जंतुओं में संवेदनशीलता होती है, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के बारे में एक चीज और बता दूं आपको कि कुछ ग्रह हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, उनमें से एक ग्रह जिसको बृहस्पति आप बोलते हो, उस ग्रह पर अम्ल की बारिश होती है। मतलब जो बादल बनते हैं वो पानी के नहीं बनते, वो अम्लों के ही बादल बन जाते हैं, और बरसेगा भी बादल ही। क्या आप सोच सकते हो कि वहां पर जीवन विद्यमान है? मत कर देना गलती वहां पर रहने की। अम्लीय वर्षा, अम्ल पियो, फिर वहां पे पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, अम्ल ही मिलेगा, फिर देख लेना। मृदा का पीएच मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं पाचन तंत्र में पीएच। क्या सर हमारे पाचन तंत्र में पीएच क्या मतलब, कुछ समझ में नहीं आई बात? देखो बच्चों, बात कुछ ऐसी है कि जब हम भोजन खाते हैं तो वो भोजन ग्रास नली से, पहले मुख से फिर ग्रास नली से होता हुआ हमारे अमाशय में पहुंचता है, स्टमक के अंदर पहुंचता है। और स्टमक के अंदर कुछ अलग विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती है, ग्लैंड्स होती है, वो स्त्रावित करती हैं एक अम्ल जिसका नाम है HCl अम्ल। याद रखना कौन सा अम्ल? HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। इसके कारण हमारे पेट की अम्लीयता बढ़ जाती है। जरूरी भी है ये, क्यों? क्योंकि जब भोजन खाएंगे तो कुछ बैक्टीरिया जाएंगे हमारे शरीर में, और उन बैक्टीरिया को मारने के लिए ये अम्ल काम में आता है। लेकिन कई बार हम ज्यादा ठूस लेते हैं खाना अपने पेट के अंदर, दूसरों के घर जाते हैं दावत के लिए भोजन पे, तो खूब सारा खा लेते हैं, और ज्यादा खाने से देखो क्या होता है, एक तो अधिक भोजन ग्रहण करने से या फिर अचार इत्यादि अम्लीय भोजन ग्रहण करने से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर अधिक मात्रा में यह स्त्रावित होने लगता है। कौन है? HCl अम्ल। और अधिक मात्रा में स्त्रावित होगा तो आपको पता है क्या करेगा, पेट के अंदर अम्ल है तो अम्लीयता ही पैदा करेगा। और यह अम्ल इतना खतरनाक होता है कि हमारे स्टमक की दीवारों को ठेस पहुंचाता है, मतलब क्षति पहुंचाता है। और यदि क्षति पहुंच गई तो वो डैमेज हो जाएंगी। डैमेज होने से वहां पर जलन, दर्द होने लगेगा, और आप पेट पकड़ के रोने लगेंगे।
और पेट पकड़ के आप जाओगे मम्मी के पास। मम्मी बोलेगी बेटा ये लो इनो, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। अब 6 सेकंड में क्या होता है ऐसा, देखो जब आप इनो लेते हो तो उसके अंदर होता है दुर्बल क्षार। उस दुर्बल क्षार के कारण जब ये क्षार और ये अम्ल आपस में मिलते हैं तो हो जाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार के मिलने से उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है और लवण और जल बन जाते हैं। अम्ल और क्षार का यहाँ पर हो जाता है खात्मा और केवल बचता है लवण और जल। मतलब ये आपस में मिल करके अपना गुण खो देते हैं। अम्ल अम्ल नहीं रहता, क्षार क्षार नहीं रहता, लवण बन जाता है। इसलिए फिर पेट में शांति आती है और ये अभिक्रिया बहुत फास्ट होती है। अम्ल को क्षार दिखते ही लड़ाई करने लगते हैं और बाद में बनता है लवण। ठीक है, इतनी जल्दी अभिक्रिया होती है कि 6 सेकंड में काम पूरा कर लेते हैं अपने, ये मिल करके लवण बना देते हैं। आगे होगी बात समझ में आपको। अब आगे चलते हैं। देखो पाचन तंत्र में क्या हो गया, मैंने आपको बताया ज्यादा अम्ल विस्तारित होता है, अगर अधिक हो जाता है तो पेट में जलन और सूजन हो जाता है। इसके उपचार के लिए हम दुर्बल अम्ल जैसे कि यही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम में ले सकते हैं और NaHCO3 काम में ले सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट अपना है पीएच परिवर्तन के कारण दंतक्षय। अब ये क्या आ गया सर, पीएच परिवर्तन होगा फिर होगा दंतक्षय। दंतक्षय क्या होता है, टूथ डीके। मतलब क्या हो गया, जब आप भोजन खाते हो तो हमारे मुंह में पहले से ही कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब वो बैक्टीरिया काम क्या करते हैं, बहुत नालायक होते हैं। जो हम भोजन खाते हैं कुछ तो अपने पेट में चला जाता है, कुछ अपने दांतों में ही बच जाता है। वो बैक्टीरिया उस बचे हुए भोजन को खाते तो है, अच्छी बात है, चलो किसी का पेट भरा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। लेकिन खाने के बाद में क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल है वो भी कहाँ छोड़ देते हैं, अपने मुंह के अंदर छोड़ देते हैं। और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो होता है अम्लीय या फिर एसिडिक होता है। वो एसिडिक मटेरियल जो उन्होंने पोटी के रूप में आपके मुंह के अंदर छोड़ा है, वो अपने दांतों के अंदर एक इनेमल नाम की संरचना होती है। अब ये इनेमल समझ में नहीं आया सर, देखो एक बात तो समझ में आ गई, भोजन खाया, बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया ने वो भोजन खाया और बैक्टीरिया ने वेस्ट प्रोडक्ट अपने मुंह में ही छोड़ दिया। वो वेस्ट मटेरियल अपने दांतों की जो ऊपर वाली लेयर होती है, ऊपर वाली परत होती है, जिसको हम इनेमल बोलते हैं, और ये इनेमल बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का। अब आपको एक और बढ़िया बात बताता हूँ, आपका दिल है जो बाग बाग हो जाएगा। क्या, इनेमल जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ये हमारे शरीर में सबसे मजबूत पदार्थ होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया ने वेस्ट प्रोडक्ट अपने मुंह में छोड़े हैं, वो इसको भी नहीं छोड़ते, मतलब इसको भी गला देते हैं। इतना खतरनाक एसिड रिलीज करते हैं वेस्ट के रूप में अपने मुंह के अंदर। तो ये इनेमल जो कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ है, ये गलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। और डैमेज जब होगा तो हमारे दांत क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, जिसी को हम बोलते हैं दंतक्षय। क्या बोलते हैं, दंतक्षय या फिर टूथ डीके बोलते हैं। जनरली हमारे मुंह का जो पीएच मान होता है वो 5.5 के आसपास होता है, 5.5 के आसपास होता है अपने मुंह का पीएच। लेकिन जब ये बैक्टीरिया अपने मुंह के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ रहे होते हैं जो कि एसिडिक होता है, तब ज्यादा अम्ल होने की वजह से इनेमल बेचारा बच नहीं पाता और शहीद हो जाता है, जिसको हम दंतक्षय कहते हैं। बात आगे समझ में आपको, स्क्रीनशॉट ले फटाफट और उसके बाद में आगे वाला पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पादप एवं जंतुओं द्वारा आत्मरक्षा। आत्मरक्षा कैसे करते हैं, वो भी अम्ल और क्षार की मदद से खुद की रक्षा करेंगे। हमने तो देखा था कि पुराने लोग तलवार से या फिर भाला जो होता है उनसे रक्षा करते थे अपनी, आजकल बंदूक से अपनी रक्षा करते हैं। और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, पादप और जंतु अम्ल का या फिर क्षार का उपयोग करके ही अपनी रक्षा कर रहे हैं। कैसे, देखो कुछ पादप और कुछ जंतु। देखो जंतुओं में आपको मैं बता देता हूँ, मधुमक्खी जिसको आप हनी बी भी बोलते हो, हनी बी, ये क्या करती है, जब डंक मारती है, आपको काटा तो होगा ही जिंदगी में एक बार, तो मधुमक्खी ने काटा होगा आपको, तो वो जो डंक मारती है उस डंक के साथ में एक अम्ल छोड़ती है। उस अम्ल का नाम होता है फॉर्मिक अम्ल या फिर फॉर्मिक एसिड। ये जो फॉर्मिक अम्ल है जब हमारी त्वचा पर वो छोड़ती है तो त्वचा पर जलन होती है खतरनाक, और जलन होती है तो वापस से मम्मी के पास जाते हो। और अगर मम्मी पढ़ी लिखी है, साइंस कभी पढ़ी है, तो वो क्या करेगी आपको पता है, आपके हाथ के ऊपर बेकिंग सोडा जो होता है खाने का सोडा, उसका पेस्ट बना करके आपके हाथ पे लगा देगी और जल्दी ही आराम आ जाएगा आपको। वाह सर कितनी अच्छी बात बताई है आपने, मजा आ गया। बातें तो अच्छी अच्छी और आपको अभी पता चलेगी, अभी आप हमसे जुड़े हो और इस जुड़ाव का फायदा आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। ऐसा ही आप अपना साथ बनाए रखिए
और हम आपका साथ बनाए रखेंगे और आपको ऐसी ही बढ़िया बढ़िया जानकारी आगे भी मिलती रहेगी। अब आगे आ जाओ, आप बातों में मत लगाया करो मुझे। पादप और जंतु, पादप क्या करते हैं, जैसे एक पौधा है जिसका नाम है नेटल प्लांट, ठीक है, उसकी पत्तियों पर बारीक बारीक बाल जैसी संरचनाएं, रोए होते हैं उसके अंदर बारीक बारीक, ठीक है। वो जब आप जंगल में जाते हैं घूमने के लिए तो जैसे ही वो पत्तियां आपके टच होती हैं तो उन बालों के ऊपर होता है अम्ल, और वो अम्ल कौन सा होता है, मेथेनोइक अम्ल। वो अम्ल आपके हाथों पे या फिर जहां से टच हुआ है वहां पर लग जाता है। उस पौधे का नाम है नेटल प्लांट, ठीक है, नेटल का पौधा, और इसके ऊपर होता है मेथेनोइक अम्ल। ये भी खतरनाक होता है और आपके त्वचा पर लगता है तो आप क्या करते हो, उस पौधे से दूरी बनाने लगते हो और उस पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हो। इसलिए वह पौधा और जंतु जैसे कि मधुमक्खी वो अपनी रक्षा के लिए अम्लों का सहारा लेते हैं। अब इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो, आपने 6 प्रकार से देखा कि प्रकृति में पीएच का क्या क्या महत्व होता है और इंटरेस्टिंग तथ्य आपने जाने। ऐसी बातें जानने को बहुत कम मिलती हैं। तो अब एक चीज तो है, कुछ जानवर हैं, कुछ पौधे हैं, वो अपनी आत्मरक्षा के लिए कैसे भी करके अम्ल उत्सर्जित करते हैं, उनसे बचने का भी मैंने कुछ ना कुछ उपाय आपको बताया। अगर कोई रह गया हो तो आप कमेंट में मेरे को लिख देना, वहां पर जवाब पक्का मिलेगा आपको, ठीक है। अब एक यहाँ पर ये टॉपिक आता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि अभी अभी मैंने चर्चा करी कि प्रकृति के अंदर, जंगल के अंदर एक नेटल नाम का पौधा पाया जाता है, ठीक है, नेटल नाम का पौधा पाया जाता है जिसके अंदर आपको अभी भी मैंने बताया मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। अगर जंगल में चले गए तो वहां पर तो ऐसे है नहीं कि दवाई का डब्बा साथ में लेके फिरेंगे या डॉक्टर को साथ में लेके घूमेंगे हम, ऐसा तो है नहीं। तो आदिवासी लोग जो होते हैं उनको इसका उपचार भी वहीं जंगल में ही मिल जाता है। वो कैसे, इस नेटल पौधे के आसपास ही एक और पौधा पाया जाता है डोक नाम का। ये जो पौधा होता है इसकी पत्तियों में पाया जाता है, छाल छोटा होता है, अपेक्षाकृत नेटल से छोटा पौधा होता है, आसपास में ही मिल जाता है। जब आदिवासी उधर उधर घूम रहे होते और गलती से इसके छू गए, इससे भिड़ गए वो गलती से भी, तो क्या करेंगे, आसपास में ढूंढेंगे, डोक का पौधा मिलेगा, इसकी पत्तियां तोड़ेंगे और पत्तियां तोड़कर जिस जगह पे जलन हो रही है वहां पर रगड़ लेंगे। रगड़ने से अम्ल और क्षार आपस में मिलकर के उदासीन हो जाएंगे और जलन समाप्त हो जाएगी। तो प्रकृति में भी उदासीनीकरण के विकल्प अपने को मिल जाते हैं। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रकृति में अपने को क्या मिला, डोक पौधा, वो क्या कर रहा था, उदासीनीकरण कर रहा था, विकल्प के रूप में काम आ रहा है। अगर अपने पास दवाई है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके अलावा जो विकल्प अपने पास में बचता है वो डोक पौधा बचता है। ये पौधा काम आ जाता है अपने। उम्मीद करता हूँ ये दी गई जानकारी, सारी की सारी जानकारी आपको बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दे, और लाइक से फायदा एक और होने वाला है आपको। जैसे कि एक जानकारी है वो मैं कई दिनों से आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। वो क्या है, जैसे कि हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा, उस चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने कम से कम 4 या 5 वीडियो डाले हैं एक ही चैप्टर के। उन 5 वीडियो में से कोई भी एक वीडियो के अंदर अगर 100 लाइक हो गए तो 100 लाइक होते ही इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको कमेंट में, कहाँ पे, कमेंट में, लाइक कितना होना चाहिए, 100 लाइक। 100 लाइक होते ही इस चैप्टर के पूरे हैंड राइटिंग नोट्स जो हैं वो कमेंट में पिन कर दिए जाएंगे, वहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। इसी प्रकार से चैप्टर नंबर 2 है, उसके ऊपर अगर 200 लाइक आप कर देते हो कैसे भी करके, वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है। 200 लाइक होते ही चैप्टर नंबर 2 के नोट्स, जो चैप्टर नंबर 2 का लास्ट वीडियो होगा, उस लास्ट वीडियो के कमेंट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट वीडियो के कमेंट में नीचे आप देखते हो ना, कमेंट करते हो, वहां पर ऊपर जो कमेंट रहेगा वो मेरा वाला ही रहेगा, जिसके अंदर पीडीएफ रहेगी, नोट्स रहेगी। इसी प्रकार से तीसरे वीडियो में 300 लाइक रखेंगे, चौथे वीडियो में आपको पता ही है, 5वें वीडियो में सब पता आपको, इतने होशियार तो आप हो ही। ये काम किसका है, ये काम आपका है। तो उम्मीद है दी गई जानकारी आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, बहुत अच्छी बातें सीखने को मिली होगी। और इसी प्रकार से नई नई जानकारी सीखना है, पढ़ना है, तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन जो है उसको प्रेस करना है। और यदि कोई भी सवाल आपके दिमाग में है, कोई भी डाउट आपके दिमाग में है, तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, उसमें आप अपने सवाल रखिए, जवाब देने के लिए मैं वहां पर मिलता हूँ आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।